स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। गाइस ये जो हमारा चैप्टर है ना स्ट्रेट लाइंस, हमने क्लास 10th में ना एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी को याद होगा, हमने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका ना एक्सपेंशन है ये चैप्टर। जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके लिए तो वेल एंड गुड है, कोई टेंशन नहीं है। पर जिसने नहीं पढ़ा हुआ अच्छे से, टेंशन मत लेना, बिल्कुल अच्छे से बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं ये स्ट्रेट लाइंस चैप्टर को, ताकि जिसने नहीं भी पढ़ा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में, उसको भी समझ आए। पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि एक एक बच्चे को समझ आना चाहिए। ओके, तब हम देखते हैं स्ट्रेट लाइंस के बेसिक। सबसे पहला बेसिक लिखो। जैसे हमें मान लो कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक हमें ये पॉइंट दिया हुआ है और एक ये पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी मान लो। सही है, एक ये पॉइंट दिया हुआ और एक ये पॉइंट दिया हुआ है। जैसे इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, और जैसे इस पॉइंट का मान लो x2 कोमा y2। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। जैसे कोई भी पॉइंट हम ग्राफ पे बनाते नहीं है, जैसे कोई भी ग्राफ पे पॉइंट होता है हम उसको ऐसे लिख देते हैं 2,5 या 3,6। ऐसे मैंने x1 y1 लिख दिया, x2 y2 लिख दिया इस पॉइंट को। ओके, तो जैसे मेरे को कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस पता लगाना हो, इसका माने हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है वो फॉर्मूला? जैसे इसको मैं पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सारा अंडर रूट में। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब जब भी हमें कोई भी दो पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं ना, तो हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का ना डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना है। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, ये कोई पॉइंट है, इसको मान लो ये कोई पॉइंट है 6,-4। कोई भी कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, इसको ले लिया मैंने जैसे 3,0। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालूंगा? ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आप चाहे इस वाले पॉइंट को x1 y1 ले लो, आप चाहे इस वाले पॉइंट को x1 y1 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ x1 y1, आप इसको x2 y2 भी ले सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ये मैंने x1 y1 ले लिया और ये x2 y2 ले लिया। जैसे आप जिसको जो मर्जी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में डाल दो ये जो हमारा फॉर्मूला है। जैसे मान लो ये भी मेरा ए था, ये भी मेरा बी था, तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो x2 की जगह x2 डाल दो। x2 क्या है हमारा? 3 है ना, तो यहाँ पे मैं 3 डाल दूंगा। माइनस x1, x1 क्या है मेरा? 6। ओके, तो यहाँ पे 6 डाल दूंगा मैं। देन इसका स्क्वायर कर देंगे ऐसे। देन प्लस y2 क्या है हमारा? y2 है हमारा 0। माइनस y1 क्या है हमारा? माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 ऐसे कैसे लिखेंगे? इसका स्क्वायर लगा देंगे। अंडर रूट में है सारा, तो अंडर रूट लगा देंगे। ये वाले फॉर्मूले में बस हमने पॉइंट्स की वैल्यूज डालनी है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस निकल जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, तो अब देखो इसमें मैं डालूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 6 माइनस 3 होता है। माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगले स्टेप में लिख दूंगा। देन प्लस यहाँ पे 0 माइनस माइनस 4, 0 माइनस माइनस 4 क्या होता है? +4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर खाली, प्लस 4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर एक ही बात है। देन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अंडर रूट में इज इक्वल टू कितना आ गया? रूट का 25। रूट 25 सबको पता है 5 होता है, तो हमारा 5 आंसर ए बी इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं होता था, दिया नहीं हुआ तो हम यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। जैसे हमें बताया नहीं हुआ ना कि सेंटीमीटर में हमने नापना है इसको या मीटर में नापना है, हमें बताया नहीं होता तो हम यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं बस। क्योंकि डिस्टेंस को हम किसी चीज में नापते हैं ना, तो हमारा डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट। तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया। अब देखो मैंने आपको गैस ये बताया था ना कि इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। मैंने आपको ये बताया था कि हम किसी को कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इस वाली चीज में ना 100% बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर मैं इसको x2 y2 ले रहा हूँ तो आंसर गलत आ रहा है। मेरे को पता है, मैंने 10th में पढ़ा है ना आपको, तो ये वाली प्रॉब्लम सब सारे बच्चों को आती थी। तो मैं आपको ना एक बार लेकर बता देता हूँ। कई बच्चों को 10th में प्रॉब्लम आती थी। जैसे देखो मेरे ये पॉइंट है ना 6,-4, ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है 3,0। यही है ना। अब देखो मैं इसको आपको x2 y2 ले लूंगा, इसको x2 y2, और इस वाले पॉइंट को x1 y1 ले लूंगा। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो दोनों का आंसर 5 यूनिट ही आएगा। ओके, देखो निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, और इसी वाले फॉर्मूले में डालो। ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है ना, इसमें डालो। देखो x2 क्या है मेरा? ये है ना 6, तो 6 डाल दिया। यहाँ से मेरा ए बी आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू, ये ए पॉइंट है, ये बी है। ओके, अब देखो x2 की जगह यहाँ फॉर्मूले में डालो। x2 की जगह मैंने 6 डाल दिया। मेरा x2 ये लिया हुआ ना मैंने, और अब माइनस x1 है। x1 क्या है मेरा? ये 3, इसका स्क्वायर कर दिया। देन प्लस
y2 क्या है, y2 मेरा ये है -4, -4 माइनस फिर y1 की जगह 0 डाल दो, y1 क्योंकि मेरा 0 है। ओके, इसका स्क्वायर अब देखो करो, हमारा आंसर आ जाएगा 5 यूनिट ही आएगा हर हालत में। 6 - 3 कितना हुआ, 3, 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 तो -4 का स्क्वायर हो गया, ये कितना आ गया, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इज इक्वल टू √25 आ गया। √25 क्या होता है 5, तो 5 यूनिट हमारा आंसर। 5 यूनिट कह लो या 5 यूनिट्स कह लो, एक ही बात है। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगा, चाहे आप इस वाले पॉइंट को x1 y1 ले लो, चाहे आप इस वाले पॉइंट को x1 y1 ले लो, किसी को कुछ भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा हमारा सेम होता है। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो बेसिक्स का फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ओके गाइस, ये जो सारा मैं आपको करा रहा हूँ ना, सारा बेसिक्स, ये सारा आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सबको रिवाइज हो जाए। जिसको आता है वो ये चीज को स्किप कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है, इस चीज को आप स्किप कर सकते हो। पर मैं आपको पहले क्लास 10th का रिवाइज करा रहा हूँ, वरना आपको किसी को समझ नहीं आएगा ये चैप्टर। ओके, अब बेसिक्स में आगे देखते हैं। हम गाइस क्लास 10th में पढ़ते थे एक सेक्शन फॉर्मूला, जिसको याद है वेल एंड गुड है। सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको सबको रिवाइज करा रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता था, जैसे मान लो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है ये, और एक ये पॉइंट दिया हुआ है। इसको जैसे मैंने मान लिया x1, y1 है ये पॉइंट। इस पॉइंट को जैसे मैंने मान लिया x2, y2। कहते थे अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को जोड़ दूं, सही है, मैंने जोड़ दिया। कह रहे हैं इस लाइन पे ना कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे ले लिया जैसे मैंने, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। ये वाला पॉइंट इस पूरी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हमें ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर तो कैसे निकालेंगे, जैसे इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y है, कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे। ओके, जैसे मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, तो बेसिकली मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब मुझे ये जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन, इसकी रेशो दी हुई है, m/n दी हुई है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। देखो कैसे निकलेगी, इसका हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, ये वाला जो x है ना, अब देखो हम x निकाल रहे हैं तो सिर्फ x वाली वैल्यू लेंगे। देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ। अब x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, m इंटू में x2, m मल्टीप्लाई x2 प्लस n मल्टीप्लाई x1। इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। ओके, m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस n। ओके, ये हमारा x आ गया। अब ऐसे ही y आ जाएगा, ये वाला जो y है, y का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, y इज इक्वल टू, सबसे पहले m लेना आपने, m इंटू में y2। अब हम y निकाल रहे हैं तो सिर्फ y वाली वैल्यूज लेंगे, m इंटू में y2, m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 अपॉन में m प्लस n। देखो दोबारा बताता हूं, मैंने आपको क्या कहा, हम x वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। पहले x वाली वैल्यू निकाल रहे हैं तो सबसे पहले x वाली टर्म्स ही लेंगे, ठीक है। y वाली टर्म्स को भूल जाओ कि यहाँ पे y वाली टर्म्स लिखी हुई है। ओके, x वाली टर्म हम निकाल रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, m इंटू में x2 हो गया, सही है। फिर अगले वाला ले लो, n इंटू में x1, इसका इससे, इसका इससे, बस उल्टा चलेगा। ओके, ऐसे ही इसके साथ है। अब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x वाले को भूल जाओ कि x वाले लिखे भी हुए हैं, y वाले को याद रखो बस। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, m का इसके साथ, n का इसके साथ, m इंटू में y2, सही है, n इंटू में y1, n इंटू में y1 अपॉन में m प्लस n आएगा, ये आएगा। तो हमारे ये वाले पॉइंट्स निकल जाते हैं, ठीक है। जो हमारा ये सेक्शन फॉर्मूला यही होता है हमारा। अगर कोई लाइन है हमारी, उसको कोई पॉइंट m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा था। ओके, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको बेसिक्स ही बताऊंगा इस चैप्टर का। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट मान लो, जैसे ये और ये पॉइंट ले लिया मैंने दो। इस पॉइंट को ले लेते हैं 1, -3, और इस पॉइंट को ले लेते हैं -3, 9। ओके, और ये वाला पॉइंट अब हमें निकालना है, जो ये वाला पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। और रेशो को कुछ मान लो, जैसे मान लो हमें रेशो दी हुई है 1/3, 1/3, कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, इस लाइन को 1/3 में डिवाइड कर रहा है। तो सब कुछ हमें दिया हुआ है, m और n की वैल्यू भी दी हुई है, और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू भी दी हुई है।
इस वाले फॉर्मूले में डालो, हमारा निकल जाएगा। देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू, अब एम हमारा ये पहले वाला एम होता है हमेशा याद रख लेना। तो एक्स इज इक्वल टू एम इंटू में एक्स टू करना है, एक्स टू है हमारा ये। ओके, वैसे आप एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, इसमें किसी चीज की टेंशन मत लेना। जैसे मैं ये एक्स वन वाई वन ले रहा हूँ ना, आप इसको एक्स टू वाई टू भी ले सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया, एक्स टू कॉमा वाई टू मैंने इसको ले लिया जाए, जिसको मर्जी ले सकते हो, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एम इंटू में एक्स टू, एम क्या है वन, वन इंटू में माइनस थ्री, प्लस एन, एन क्या हमारा थ्री, थ्री इंटू में एक्स वन क्या है हमारा वन, अपॉन में एम प्लस एन, एम क्या है वन और एन क्या है थ्री, वन प्लस थ्री। ऐसी वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम इंटू में वाई टू, एम क्या हमारा ये वाई टू हमारा नाइन, तो वन इंटू में नाइन, प्लस थ्री एन इंटू में वाई वन, थ्री इंटू में माइनस थ्री, अपॉन में वन प्लस थ्री एम प्लस एन। इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर खत्म। कितना आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री, वन इंटू में माइनस थ्री हो जाएगा ना, और ये प्लस थ्री हो जाएगा, अपॉन में फोर, ये क्या आ जाएगा, ये एक्स है और ये वाई है, वाई इज इक्वल टू नाइन प्लस माइनस, ये माइनस का नाइन आ जाएगा, थ्री इंटू में माइनस थ्री माइनस नाइन हो गया, अपॉन में फोर। अब ये माइनस थ्री से प्लस थ्री तो कट गया, नाइन से माइनस नाइन कट गया, तो ऊपर तो जीरो ही रह गया, तो हमारा एक्स भी जीरो आ गया, वाई भी जीरो आ गया, इजी हो गया हमारा ये, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। मतलब हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकला, जीरो कॉमा जीरो, जो हमारा एक्स कॉमा वाई था ना, ये जीरो कॉमा जीरो निकला, जो ये वाला था यहाँ पे, ये चीज हमारी एक्स कॉमा वाई थी, ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये जीरो कॉमा जीरो है। सही है। अब जैसे मान लो हमें, एक थोड़ा मैं आपको इजी कर रहा हूँ इसको, जैसे मान लो हमें ये एम रेशो एन दिया हुआ है, सही है, ये वाली रेशो कुछ और है, ये वाली रेशो कुछ और है, जैसे देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे थ्री है। मान लो अगर हमारा ये पॉइंट इसको सेम सेम रेशो में बांट रहा होता, जैसे टू रेशो टू, थ्री रेशो थ्री, फाइव रेशो फाइव, वन रेशो वन, इसमें अगर ऐसे बांट रहा होता हमें, तो इसका एक बहुत ईजी फॉर्मूला होता है। क्या, जैसे देखो बता देता हूँ मैं आपको, जैसे हमारे ये दो पॉइंट एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू है, और हमारा ये कोई पॉइंट होता अगर इसको सेम सेम रेशो में बांट रहा है, मतलब सेम सेम रेशो में बांटने का मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, मतलब इसको टू रेशो टू में बांट रहा है, या थ्री रेशो थ्री में बांट रहा है, या फाइव रेशो फाइव में बांट रहा है। अगर सेम सेम रेशो में बांट रहा है ना, तो इस पॉइंट को मिड पॉइंट कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब इस चीज को इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है इसमें, पर मैं आपको एक थोड़ा एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। कभी कभार हमें पेपर में दिया होता है, सेम सेम रेशो दी होती है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। या जैसे इसको मान लो ये एक्स कॉमा वाई है, तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू, हमें बस कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, एक्स वन वाला पॉइंट लो और एक्स टू वाला पॉइंट लो, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टू कर दो, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू, ये हमारा एक्स वाला पॉइंट निकल गया। ऐसी वाई वाला निकालना होता, डिवाइड बाय टू है। ऐसे अगर हमें वाई वाला पॉइंट निकालना होता है, ये वाई वाला, तो हम क्या करते, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू। ओके, जैसे मान लो हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है टू कॉमा थ्री, और मुझे जैसे ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, ये थ्री कॉमा फाइव दिया हुआ है जैसे, तो हमें ये मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मिड पॉइंट है ये हमारा एक्स कॉमा वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू टू प्लस थ्री डिवाइड बाय टू, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री प्लस फाइव डिवाइड बाय टू, दैट्स इट। ये मिड पॉइंट हमें कब पता लगेगा कि ये मिड पॉइंट है, जब हमें सेम सेम रेशो दी होगी, जैसे टू रेशो टू दिया हो, या थ्री रेशो थ्री दिया हो, या फाइव रेशो फाइव दिया हो, सेम रेशो सेम दिया हो ना, तो मतलब ये हमारा ये वाला जो पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है। ओके, तो बस ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक खत्म हो गया। देन अब हम देखते हैं ट्रायंगल फॉर्मूला होता था, सारा बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको। ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता था हमारा, ये जैसे मान लो हमें ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसके हमें तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जैसे इसका मान लो हमें ये दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन, और जैसे मान लो ये वाला पॉइंट हमें दिया हुआ है एक्स टू कॉमा वाई टू, और जैसे मान लो ये वाला पॉइंट हमें दिया हुआ है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। आप किसी भी पॉइंट को कुछ भी ले सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, हर एक चीज वैलिड है। अब मैंने जैसे इसको एक्स वन वाई वन ले लिया, इसको एक्स टू वाई टू ले लिया, इसको एक्स थ्री वाई थ्री ले लिया, आप किसी को कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो अब इसका अगर मेरे को एरिया निकालना हो, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होता है,
मैंने आपको 10th में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। क्या होता है हमारा 1/2 x1 y2 माइनस y3। अभी मैं आपको ये लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 फिर यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2। अब इसको आपको मैं लर्न करने का तरीका भी बताता हूँ, टेंशन मत लिया करो किसी चीज की भी। लर्न करने का तरीका क्या है देखते हैं। देखो सबसे पहले 1/2 तो सबको समझ आ गया, 1/2 तो 1/2 ऐसे कैसे लिखना है। अब इसको लर्न करने का क्या तरीका है, जो ये वाली प्लेस है ना, देखो x1 देन प्लस, देखो यहाँ पे x1 आएगा, देन उसके बाद थोड़ी सी जगह खाली, प्लस उसके बाद यहाँ पे x2 आएगा हर हालत में, उसके बाद थोड़ी सी जगह खाली, उसके बाद प्लस x3 आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली, उसके बाद ये बंद। अब यहाँ पे जो लिखना है ना, उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। x1 x2 x3 तो चलो सर हमने लिख दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कैसे लिख रहे हो सर, आप ये बताओ मुझे। देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, और जो ये ब्रैकेट आएगी ना, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखो, इसके अंदर y वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इतना तो सबको पता लग गया। ब्रैकेट के बाहर x वाले कोऑर्डिनेट्स और ब्रैकेट के अंदर y वाले कोऑर्डिनेट्स। अब ब्रैकेट के जो अंदर लिखना है ना, उसका असली चीज है। देखो यहाँ पे x1 है ना, अब हमने 1 वाला नहीं लिखना, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है ना, तो 2 माइनस 3 y2 माइनस y3। अब यहाँ पे आ गया x2, अब हमने 2 वाला नहीं लिखना, उसके बाद वाला लिखना है। उसके बाद क्या आएगा 3 मतलब y3, फिर y3 के बाद दोबारा क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास तो 3 ही कोऑर्डिनेट है, y1 y2 और y3। तो y3 के बाद दोबारा y1 आ जाएगा, y3 माइनस y1। सही है। अब हमारा फिर x3 आ गया, अब हमने 3 वाला नहीं लिखना, बस 3 के बाद क्या आएगा, मैंने आपको पता है 3 के बाद दोबारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, 3 के बाद दोबारा 1, तो अब यहाँ पे हमारा 3 आ गया था x3। अब 3 नहीं लिखना हमने, y1 लिखेंगे माइनस y2 लिखेंगे, दैट्स इट। जिसको ये वाला फॉर्मूला लर्न है, आप सब तो मजे में रहो, बहुत बढ़िया चल रहे हो। ये जो है ना, ये मॉड्यूलस है गाइस। मॉड्यूलस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो एरिया होता है ना, किसी भी चीज का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे इसको मॉड्यूलस लगा देते हैं। क्योंकि जो इसके अंदर की जो आइटम्स है ना सारी, कभी कभार नेगेटिव आ जाती है। कभी कभार हम जब इसमें सारी वैल्यूज डालते हैं ना, तो जैसे -23 आ जाएगा, -23 तो कभी एरिया होता नहीं ना ट्रायंगल का, माइनस में कभी भी एरिया नहीं होता, इसलिए मॉड्यूलस लगा देते हैं ताकि ये माइनस प्लस में बदल जाए, इज इक्वल टू 23 हो जाएगा, या ऐसे हो जाता है। ओके, तो अब देखो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे मैंने ले लिया 4,4, जैसे इसका ये कोई ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे 4,4 इसका ले लिया मैंने, और इसको ले लो जैसे 3,-2, और इस वाले कोऑर्डिनेट को ले लो जैसे -3,16। ओके, कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे, मैंने ये ले लिया। अब किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी जिसको आपका मन करे उसको ले लो, जो आपका मन करे। मैं इसको ले लेता हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब बस इस वाले फॉर्मूला में पुट करो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। क्या आ जाएगा आंसर, देखो 1/2, इसको ABC कह दो, ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, x1 क्या है हमारा 4 है ना, तो 4 लिख दिया मैंने, इस वाले फॉर्मूले में बस पुट कर रहा हूँ मैं 4। देन y2 माइनस y3, y2 क्या है हमारा ये -2, माइनस y3 क्या है हमारा 16, तो 16 लिख दिया मैंने यहाँ पे। देन प्लस का x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 3। देन y3 माइनस y1, y3 क्या है हमारा 16 माइनस y1 क्या है 4। देन प्लस x3 क्या है हमारा -3, और फिर y1 माइनस y2, y1 क्या है हमारा 4 माइनस y2 क्या है हमारा -2, माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो। ओके, 4 + 2 हो गया ये, और यहाँ पे मॉडुलस का साइन बंद कर दो। बस अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 1/2, बाहर ऐसे कैसे ही। अब देखो ये -16 और -2 है, तो कितना हो गया -18, -18 इंटू में 4 कर दो, कितना हो जाएगा -72। ओके, देन प्लस 16 - 4 कितना होता है 12, 12 3 से कितना होता है 36। देन प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। देन 3 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 18, तो हमारा ये कितना आ गया -72 + 36, ये तो -36 हो गया। -36 और 18 इनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा ये -54, -36 -18 -54 हो गया ना। 1/2 मॉड्यूलस -54। अब देखो मैं यही चीज आपको बता रहा था, अगर मैं इसको -54 ऐसे का ऐसे लिखे रहने देता, यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं लगाता,
तो माइनस, ये हमारा आंसर आ जाता माइनस का 27, क्योंकि 2 से जब मैं 54 को काटता तो माइनस का 27 रह जाता। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी, किसी भी चीज का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस लगाया था बाहर। तो अभी हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में 54, माइनस का साइन हमने हटा दिया, मॉड्यूलस का मतलब ही यही है। तो कितना आ जाएगा 2 27 जा, तो प्लस का 27 इज इक्वल टू 27 यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर, क्योंकि जो हमारा एरिया होता है उसको हम स्क्वायर्स में लिखते हैं, तो यूनिट स्क्वायर, जो डिस्टेंस होता है उसको हम यूनिट में लिखते थे, जो हमारा एरिया होता है उसको स्क्वायर्स में लिखते हैं। आप में से गाइस कई बच्चे कहते होंगे सर इतनी छोटी छोटी बातें मत बताया करो, पर गाइस ट्रस्ट मी, मेरे को ना कितने सारे कमेंट्स आते हैं, उनको ना बहुत छोटी छोटी चीजों में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं ना कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज बताते हुए चलूं। अब गाइस कई बार ना टीचर्स ना एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमें, जैसे कोई 3 पॉइंट्स दिए होंगे, उनको बोलेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स को ना कोलिनियर प्रूव कर दो। जैसे ये कोई पॉइंट x1 y1 है, ये कोई पॉइंट x2 y2 है, ये कोई पॉइंट है x3 y3, और टीचर्स बोलेंगे ये 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करो। कोलिनियर का मतलब होता है वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं एक ही लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं ना तो ये तीनों पॉइंट उसी पे आ रहे हैं। टीचर कह रहे हैं इनको ना कोलिनियर प्रूव करो। कोलिनियर प्रूव करने का मतलब है ये एक ही लाइन पे है। एक ही लाइन पे हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम इनका एरिया 0 प्रूव कर दें, मतलब जैसे मान लो कि ये एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो कि ये एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 0 आएगा हर हालत में। अगर ये कोलिनियर बन रहे हैं ना, कोलिनियर बन रहे हैं अगर, तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, ये चीज याद रख लेना। जब भी हमें क्वेश्चन आया ना कि किसी भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है कि वो एक ही लाइन पे है, क्योंकि लाइन का तो एरिया 0 होता है, सबको पता है। लाइन तो हमारा कुछ एरिया लेते ही नहीं है, वो तो ऐसे बस लाइन होती है, उसका क्या एरिया। तो जब भी हमें कोई पूछे ना कि किसी भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करो, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं उसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ जाए तो वो कोलिनियर है, अगर 0 ना आए तो वो कोलिनियर नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप हमारा होता क्या है, आपने गाइस कईयों ने अपने घरों में देखा होगा, कई बच्चों ने अपने घरों में देखा होगा, जैसे हमारा कोई घर है, घरों के जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना उसके बाहर ना ऐसे रैंप बना होता है, ताकि हम अपनी गाड़ी या बाइक ऊपर चढ़ा लें। ऐसे रैंप बना होता है, अपनी गाड़ी बाइक ऊपर चढ़ा लेते हैं, एक तरह से हम उसको भी ना स्लोप कहते हैं। ये जो चीज है ना, जो रैंप बना है, इसको भी हम एक तरह से स्लोप कहते हैं। देखो अच्छे से समझाता हूँ। मान लो ये हमारी कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, एंड कोई लाइन है, मान लो जैसे मैंने ये कोई लाइन मान ली, कोई भी मान सकते हो आप, ये कोई जैसे मैंने लाइन मान ली, इस लाइन को नाम दे दो लाइन L। ये लाइन एक्स एक्सिस से मान लो कि ये थीटा एंगल बना रही है, थीटा, ठीक है। ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी थोड़ी, जैसे ये लाइन अभी मैंने ऐसे बनाई है ना, ये लाइन थोड़ी ऐसी भी हो सकती थी, ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी, जैसे मर्जी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये लाइन एक्स एक्सिस से मान लो थीटा एंगल बना रही है, तो इस थीटा का जो ये जो एंगल है ना, इसका अगर मैं 10 कर दूं, वो हमारा स्लोप बन जाता है। मतलब स्लोप क्या होता है, मेरा कहने का मतलब क्या है, स्लोप इज इक्वल टू होता है हमारा 10 थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारा एंगल जो एक्स एक्सिस से लाइन बना रही होती है। अब कई बच्चे कहेंगे सर एक्स एक्सिस तो हमारी, ये भी तो एक तरह से हमारी एक्स एक्सिस ही है, तो ये वाला एंगल भी आप ले सकते हो, ले सकते हैं ना, कई बच्चे कहेंगे, पर हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेना है। मतलब एक्स एक्सिस से देखो, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ एक्स एक्सिस से ऐसे ऐसे गया, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, ये चीज एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, और ये जो चीज हो रही है क्लॉकवाइज हो रही है, क्लॉकवाइज, और ये जो चीज हो रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है। ओके, स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू 10 थीटा, इसको ये भी कह सकते थे। थीटा क्या होता है, मैंने आपको थीटा बता दिया। थीटा होता है जो भी हमारी लाइन होती है ना, लाइन वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही होती है। जैसे हमारी ये लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुआ, ऐसे ऊपर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर ऐसे जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि क्लॉक हमारी ऐसे चलती है, ऐसे, तो हमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला थीटा, तो ये थीटा को हम यहाँ पे ले लेंगे। ये वाली जो लाइन है ना गाइस, हमारी लाइन L, ये ऐसे भी, ऐसे अभी के लिए ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी, ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी। अगर मान लो ये जो हमारी लाइन L है, ये अगर ऐसे सीधी होती तो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल ही नहीं बना रही, तो 0 डिग्री आता ना यहाँ पे, तो 0 डिग्री एंगल बना रही है फिर ये एक्स एक्सिस से। अगर ये लाइन ऐसे होने की जगह ऐसे होती तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, सही है ना।
तो हमारी ये वाली लाइन जैसे भी हो सकती है। अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, उसका थीटा अगर हमें दिया हो, ठीक है, अगर हमें उसका थीटा दिया हुआ है तो हम उसको यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मान लो थीटा 45 दिया होता, तो tan 45 क्या होता है 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो m इज इक्वल टू 1 आ जाता है। मतलब स्लोप कितना है इसका, 1 स्लोप आ जाता। जैसे हमें थीटा दिया होता, थीटा इज इक्वल टू 45 दिया होता, 45 डिग्री, तो हम क्या करते हैं m इज इक्वल टू tan 45 डालते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा स्लोप क्या आता है m इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू ये हमारा स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू 1 आ जाता है हमारा। ओके, बस ये हमारा स्लोप का बेसिक हो गया। बस एक चीज याद जरूर रख लेना, जो हमारा थीटा होता है ना, थीटा, इस थीटा को ना हम इंक्लिनेशन भी कहते हैं। इन कई जगह ना क्वेश्चन में इंक्लिनेशन लिखा होगा, डायरेक्ट थीटा ना देके क्वेश्चन में बोलेगा इंक्लिनेशन है। ये इंक्लिनेशन का क्या मतलब है, कितना उठा होना, कि ये जो हमारी लाइन है ना एल, ये कितनी एक्स एक्सिस से उठी हुई है। जैसे एक्स एक्सिस तो हमारी ये है ना, एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई है, वो थीटा है, सही है। जैसे देखो ना, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई है, ये वाला एंगल, यही तो वो हमारा थीटा, इसी को हम इंक्लिनेशन कह देते हैं। तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में ना हमें थीटा ना देके इंक्लिनेशन बोला होता है। तो ये तो हो गया हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। जब हमें इंक्लिनेशन एंगल दिया होगा, मतलब हमें थीटा दिया होगा, तब हमारा स्लोप ऑफ लाइन तो ऐसे निकाल देंगे, बहुत ईजी होगा। हमें एंगल दिया हुआ इंक्लिनेशन, tan थीटा निकाल देंगे हम, तो हमारा स्लोप आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी हो गया। अब मान लो हमें ये लाइन का थीटा ना देके हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होते, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते इसके, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स दिए होते। जैसे मान लो ये हमारी कोई लाइन चल रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई लाइन ले लो, कहीं से भी कुछ भी ले सकते हो, ये लाइन हमारी एल ले लो। इसके मान लो कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए मुझे, एक ये वाला पॉइंट दिया हुआ है मान लो, और जैसे एक ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, किसी को भी कुछ भी पॉइंट मान लो। जैसे मैं इसको x2 y2 मान लेता हूँ, x2 y2, और इसको x1 y1 मान लेता हूँ, सही है। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ स्लोप ऑफ अ लाइन हमने, जब हमें थीटा दिया होगा तब तो हम इजीली निकाल लेंगे, tan थीटा डालेंगे, आंसर आ जाएगा, हमारा स्लोप आ जाएगा। पर कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, हमें ये थीटा नहीं दिया होगा और हमें बोलेंगे स्लोप निकालो, हमें दिया क्या होगा, हमें सिर्फ दो पॉइंट्स दिए होंगे उस लाइन के, जो लाइन है ना उसके दो पॉइंट्स दिए होंगे, कोई भी दो पॉइंट्स दे सकता था। तो तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग डालो, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन any two coordinates of a line are given. Slope of a line when any two coordinates of point, coordinate तो points की होते हैं ना, coordinate of points मतलब हमें सिर्फ एक लाइन दी होगी और उस लाइन पे ना कोई भी दो पॉइंट्स दे दिए होंगे, तो बोलेंगे अब इसका स्लोप निकाल के दिखाओ। अब इसका स्लोप कैसे निकालूंगा भाई मैं, क्योंकि मेरे को थीटा तो पता ही नहीं है, पहले तो थीटा पता था तो मैंने tan थीटा लगा दिया था, अब मुझे थीटा नहीं पता, यहाँ पे तो मेरे को इंक्लिनेशन एंगल बताया नहीं हुआ इन्होंने। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है जब भी हमें कोई भी दो पॉइंट्स दिए होते हैं लाइन के। ये वाला फॉर्मूला गाइस अच्छे से याद कर लेना, बहुत जगह यूज होगा एक्सरसाइजेज में। एंड गाइस कई बच्चे कहते हैं सर हमें इसकी डेरिवेशन भी करनी है। जिसको भी गाइस इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है ना, मैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसकी डेरिवेशन डाल दूंगा। मैं इस वाली वीडियो में इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ना इसकी डेरिवेशन किसी भी एग्जाम में ना पूछी नहीं जाती। क्लास 11th के लिए बस आपको ये दो फॉर्मूलाज अगर लेना है ना स्लोप के, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, वो मोर देन इनफ है। अगर फिर भी कई बच्चे कहते हैं सर हमें करवा दो, तो मैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में इस वाले फॉर्मूले की डेरिवेशन भी डाल दूंगा, जिसको देखनी है वहां से देख लेना। तो गाइस स्लोप ऑफ लाइन हमारा यहाँ पे तो खत्म हो गया, बस इसकी दो कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जैसे मान लेते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, जैसे देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। और जैसे मान लो ये हमारी कोई दो लाइंस हैं, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी, ये हमारी दो लाइन है, ये एल है और ये एम है। और ये दो लाइन हमें कंडीशन दी हुई है कि दो लाइन ना पैरेलल है, मतलब जो हमारा एल है, एल लाइन इज पैरेलल टू एम है। कहने का मतलब क्या है, जब भी हमारी दो लाइन पैरेलल होती है ना तो उनके स्लोप भी इक्वल होते हैं। जैसे इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है ना, तो इन दोनों के स्लोप भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखो जैसे मान लो ये वाली लाइन एल लाइन इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, मान लो जैसे ये वाली लाइन बीटा एंगल बना रही है, तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा tan अल्फा, m1 का स्लोप क्या आएगा, मतलब जो एल वाली लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा,
m1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 अल्फा, और ये m वाली लाइन जो है हमारी, m वाली लाइन, इसका स्लोप क्या आएगा, m2 मैंने लिया हुआ है, m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 बीटा। अब आप खुद सोचो, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, तो दोनों के एंगल सेम नहीं होंगे। जैसे ये लाइन इससे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे, हर हालत में इक्वल होंगे ही होंगे ये वाले दोनों एंगल। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो 10 अल्फा और 10 बीटा सेम नहीं आएंगे। जब हमारे अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जैसे मान लो अल्फा 45 डिग्री है, अल्फा 45 डिग्री है, तो बीटा भी 45 डिग्री हुआ। अल्फा 45 है तो हमारा बीटा भी 45 डिग्री हुआ। तो 10 45 डिग्री और 10 45 डिग्री सेम बात नहीं है। m1 भी 1 आ जाएगा हमारा, m1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और m2 भी 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। यहां पे लिख दो m1 इज इक्वल टू m2 होता है, तो सही है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसी ले लेते हैं, और दो लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे एक ये लाइन जा रही है एल और एक ये लाइन जा रही है एम, सही है। ये दोनों लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है, और इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो इसके स्लोप्स में ना रिलेशन होता है, बस इसमें इक्वल नहीं होता परपेंडिकुलर में, इसमें रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1 होता है। याद रखना है ना, बहुत जगह काम आएगा। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। देखो कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, जब भी कोई दो लाइन हमें दी और वो परपेंडिकुलर है, तो उसके बीच का ना बस उनके स्लोप्स के बीच का हमें रिलेशन पता है कि इसका स्लोप इंटू में इसका स्लोप कर देंगे ना, या इसका स्लोप इंटू में इसका स्लोप एक ही बात है, m2 इंटू m1 करो या m1 इंटू m2 करो। जब भी हम इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इज इक्वल टू -1 आंसर आता है। ये हमें कंडीशन पता है। अब देखो इन शॉर्ट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो बताता हूँ। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1 होगा। ओके, इस चीज को याद रखना, बहुत काम आएगा ये। ओके, ये चीज और ये चीज, m1 इज इक्वल टू m2 वाला, जब लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल है, जब लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आता है। ओके, बस यही दो कंडीशन थी, स्लोप ऑफ लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब गाइस बेसिक्स का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है, जैसे वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। पहले ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने और ये वाई एक्सिस ले ली। अब जैसे मान लो कोई दो लाइंस है, जैसे मैंने मान लिया एक ये लाइन है ऐसे और एक ये लाइन है। ये इस लाइन को मैंने नाम दे दिया एल, इस लाइन को कुछ भी नाम दे दो जो आपका मन करे, एम नाम दे दिया मैंने इसका। अब कह रहे हैं इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो वैसे गाइस एंगल बिटवीन, देखो टू लाइंस लिखा हुआ है, अब दो लाइनों के बीच में एंगल तो बड़े सारे हो रहे हैं। एक हमारा देखो ये एंगल आ रहा है, दो लाइनों के बीच का एंगल, मतलब एक ये एंगल हो गया, ऐसे ही हमारा एक देखो ये एंगल भी हो गया, ऐसे ही देखो एक हमारा ये एंगल हो गया, ऐसे ही एक हमारा ये एंगल भी हो गया। यार ये तो चार एंगल हो रहे हैं, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं ये कैसे पता लगा है। अब आप खुद देखो गाइस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो सेम बात नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों तो सेम ही है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मतलब ये दोनों तो सेम ही है, इनकी तो बात ही नहीं करें। अब हम इन दोनों की बात ही करते हैं, ये जो रेड 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 से मैंने लगाया बस इन दोनों की बात करते हैं। अगर ये निकल गया तो समझ लो ये भी निकल गया, अगर ये वाला एंगल निकल गया तो समझ लो ये वाला भी निकल गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो बेसिकली हमारे जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो दो एंगल्स बनते हैं। एक तो ये वाला मैंने आपको बता दिया, रेड जो रेड से लगाया ना, बस ये दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो मान लो मेरा ये वाला एंगल निकल गया किसी भी तरह, मान लो मेरा ये वाला एंगल निकल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल निकल गया, तो ये वाला एंगल भी तो अपने आप ही आ जाएगा। 180 में से इसको माइनस कर देंगे। जैसे देखो हमने पढ़ा नहीं हुआ, जैसे हमारी ये कोई लाइन है, इस पे जितने सारे एंगल्स बन रहे हैं ना, इन सबका सम जो होता है, इसका इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन सबका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हमने सबने पढ़ा तो हुआ ये चीज। ऐसी देखो ये वाली लाइन है एल, जो एल वाली लाइन है ये हमारी ऐसे है, एल ये वाली लाइन है ना, और इसके ऊपर ये वाली ऐसे लाइन जा रही है। अब मैंने सोचा कि अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ किसी तरह, ये वाला एंगल मैंने अगर निकाल लिया तो ये वाला एंगल भी तो निकल जाएगा। जैसे ये वाला मान लो 70, ये वाला एंगल 70 डिग्री निकल गया, तो मैं क्या करूंगा 180 में से ये 70 माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। 180 में से मैं 70 माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल ही निकल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक निकल जाएगा।
सही है। तो मेरे को किसी भी तरह एक एंगल मिल जाए ना तो दूसरा वाला एंगल निकाल देता हूं। अब वो एक एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो ये फॉर्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M2 M1 इन सबका मॉडुलस। M2 M1 है क्या, M2 M1 हमारे स्लोप साइन लाइन हो गए। एक स्लोप में से दूसरा स्लोप माइनस कर दो ऊपर, और नीचे क्या करना है, 1 प्लस दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन ये आता है इस फॉर्मूले का यूज करके ये एंगल निकलेगा कैसे। अब एंगल कैसे निकलेगा, जैसे मान लो ये जो हमारा ये है, इसको सॉल्व करके मान लो कि हमारा आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो जो हमने M2 की वैल्यू डाली, क्वेश्चन में हमें M2 की वैल्यू दी होगी, M1 की वैल्यू दी होगी, सबकी वैल्यू दी होगी, हमने M2 M1 की वैल्यू डाली, मान लो ये जो हमने सॉल्व किया इसका आंसर 1 आ गया, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को मैं क्या ले सकता हूँ, 1045 नहीं लिख सकता, क्योंकि 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 हमें दिख रहा है साफ साफ, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा एंगल नहीं निकल आया। अब असली क्वेश्चन ये आता है, ये जो एंगल निकलता है हमारा, ये कौन सा एंगल होता है। ये रेड जो हमारे रेड वाले पार्ट होते हैं, सर आपने ये तो बता दिया कि रेड वाले पार्ट वाला एंगल निकलेगा, पर इन दोनों में से कौन सा निकलेगा, ये वाला निकलेगा या ये वाला निकलेगा। ये बहुत सही क्वेश्चन है, ये आपको कई बार टीचर पूछ सकते हैं। देखो ये जो एंगल है ना, ये वो एंगल निकलेगा जो भी 90 डिग्री से कम होगा, या तो ये वाला या तो ये वाला, कोई भी निकल सकता है इन दोनों में से। जो भी 90 डिग्री से कम होगा ना वो निकल जाएगा। जैसे अगर मान लो ये वाला निकल गया, ये वाला जैसे मान लो 70 डिग्री निकल गया, जैसे ये वाला मान लो ये वाला 70 डिग्री निकल गया, तो दूसरे वाले को मैं 180 में से माइनस कर दूंगा, 180 में से 70 माइनस कर दूंगा तो ये 110 आ जाएगा। ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई है, ये वाली चीज 70 है, जैसे मान लो ऐसे है ना, ये ऐसे लाइन और ये ऐसे, ये वाला जैसे एंगल मेरा 70 डिग्री निकल गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको निकाल दूंगा, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 180 में से 70 माइनस कर दूंगा, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री मेरा आंसर। ये वाला 110 डिग्री और ये 70 डिग्री, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ऐसे निकाल सकता हूं मैं ये वाले फॉर्मूला का यूज करके। तो जब भी हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके कोई भी एक एंगल आ जाएगा, इन दोनों में से रेड वाले में से कोई भी एक एंगल आ जाएगा, जो एक एंगल आ गया तो दूसरा तो अपने आप ही आ जाता है, 180 में से माइनस कर देंगे। ओके, तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट हो गया। गाइस क्लास 11th के लिए ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना एंगल बिटवीन टू लाइंस का, ये मोर देन इनफ है क्लास 11th के लिए। अगर गाइस कई बच्चे कहते हैं कि सर इसकी डेरिवेशन भी करा दो, तो मैं इसकी डेरिवेशन भी करा दूंगा, इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में डाल दूंगा। बस आपका यहाँ तक बेसिक क्लियर हो गया सारा, यहाँ तक बेसिक खत्म हो गया सारा। ओके, जिस भी बच्चे को इसकी डेरिवेशन करनी है, इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो देख लेना, मैं उसमें डाल दूंगा। वो वाली डेरिवेशन कभी भी पूछी नहीं जा सकती, कोई भी बच्चा उसको छोड़ सकता है, पर मैं फिर भी जो भी थोड़े बहुत बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर करवा दो डेरिवेशन, तो मैं उनके लिए करवा रहा हूँ। आप चाहो तो उनको छोड़ सकते हो। क्लास 11th के लिए ये चीज मोर देन इनफ है कि जब भी हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस बोला हो, बस हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज डालो, हमारा आंसर आ जाता है। ओके, अगर जिसको भी डेरिवेशन करनी है नेक्स्ट वाली वीडियो देख लेना। ओके, तो बेसिक्स हमारा यहाँ पे खत्म हो गया सारा। जो हमारा डायग्राम है ना, इसको मैंने यहाँ पे बना लिया बड़ा करके। अब मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो। मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। सही है, देखो गाइस स्लोप जो होता है हमारा, उसका असली में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब टेन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस भी तो कह सकते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमें अगर परपेंडिकुलर और बेस पता लग जाए क्या है, तो हमारा स्लोप निकल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सही है, तो अब देखो हमारा थीटा क्या होता है, मैंने आपको थीटा बताया था, एक्स एक्सिस जो ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही होती है, हमारा थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारी ये वाली लाइन, यहां से लेके पूरी ये नीचे यहां तक, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा, इतनी चीज यहां से लेके यहां तक, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो मुझे ये चीज और ये चीज मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। तो मैंने सोचा मैं कैसे करूं यार, मैंने देखा मेरे को एक तरह से यहाँ पे x2 y2 और x1 y1 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। सही है ना, तो मैंने कहा इन्हीं का कुछ यूज करता हूं। मैंने कहा x1 y1 का क्या मतलब है, x1 का मतलब है जो ये वाला पॉइंट है ना, यहां से लेके ये 0,0 होता है, यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक मतलब यहां तक ये x1 है, यहां से लेके यहां तक हमारा x1 है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं आपको इन पॉइंट्स को पढ़ना सिखा रहा हूँ। ओके, अब ये जैसे ये पॉइंट था x1, y1, x1 का मतलब है ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है ये x1 है, और y1 क्या मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके ये जो पॉइंट के सामने ये चीज आ रही है ना, यहाँ तक ये y1 है, ये चीज मतलब हमारी ये y1 है।
सही है, ये चीज y1 और ये चीज x1। इससे मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा x2 y2 से भी कुछ पढ़ता हूँ। मैंने कहा x2 का क्या मतलब है कि मतलब यहां से लेके जो पूरा पॉइंट ये चीज आ रही है ना, ये चीज ये पूरी x2 है, ये जो पूरी है ये चीज पूरी x2 है, यहां तक पूरी। ओके, फिर मैंने देखा y2 से क्या पढ़ू, मैंने देखा यहां से लेके पूरा यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक तो ये पूरा ही हो गया, ये चीज y2 है, ये चीज पूरी, ये जो रेड से मैंने बनाया ना एरो, ये चीज पूरी y2 है। यहाँ चाहे यहां से यहां तक लिख दो y2, चाहे यहां से यहां तक लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो फिर मैंने देखा यार मेरा कुछ यहाँ से बन नहीं रहा। मैंने देखा परपेंडिकुलर मेरा ये है, मैंने कहा चलो परपेंडिकुलर की जगह तो मैं y2 लिख सकता हूँ एक बार के लिए, ऐसे मैंने सोचा। पर मैंने सोचा मेरे पास बेस ही नहीं है यार, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या लिखूं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं, कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा x2 है। मेरे को चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यही तो मेरा बेस है ना, ये चीज जो मैंने रेड से बनाया हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक यही मेरा बेस है। मेरे को तो ये मिल ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा इसको ना डेरिवेशन करने के लिए इसको थीटा एंगल मान लेता हूँ। क्यों थीटा एंगल मैंने इसे माना, क्योंकि देखो ये एक तरह से ये वाले एंगल हो गए ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे ये दो मैंने पैरेलल लाइन बना दी है, एल लाइन है और एम लाइन है, और ये बीच में ट्रांसवर्सल बना दी, तो ये वाला एंगल इक्वल नहीं होता था। ऐसे ही ये वाला एंगल इक्वल होता था, ऐसे ही ये वाला इक्वल होता था, ये वाला इक्वल होता है ना। ऐसे ही देखो ये चीज और ये चीज पैरेलल है एक तरह से, हमने दो सीधी लाइन ऐसे बना दी, ऐसे करके पैरेलल, वो तो पैरेलल ही होगी 100%, हमें पता ही है 100% पैरेलल होती है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए हमारा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। सही है। अब मैंने सोचा इसका टेन, अगर मैं इसका टेन निकाल रहा हूँ और इसका टेन निकाल रहा हूँ तो सेम ही तो बात आएगी। जैसे ये एंगल 45 डिग्री है, मान लो ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो टेन 45 भी वन ही होता है, और ये वाला भी एंगल 45 ही है, तो ये भी टेन 45 भी तो वन ही होगा ना। तो मैंने सोचा इसका टेन थीटा निकालने की जगह इसका टेन थीटा निकाल लेता हूँ, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये छोटे वाला हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों सोचा मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये चीज परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इस वाले ट्रायंगल के लिए। इस वाले ट्रायंगल को जैसे मान लो ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा बी सी। अब मैंने ऐसे क्यों सोचा मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखा मेरे पास y2 दिया हुआ है पूरा, ये चीज पूरी y2 है ना, यहां से लेके यहां तक y2 है, और ये चीज y1 है। y1 का मतलब है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का मतलब है यहां से लेके यहां तक। इस चीज को मैं y1 कह सकता हूं। तो मैंने देखा y2 में से अगर मैं y1 माइनस कर दूं तो मेरा ये चीज नहीं आ जाएगी ac। ac इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y2, y2 ये देखो ये वाले यहां से लेके यहां तक पूरा y2 है, माइनस y1 यहां से लेके यहां तक है, तो ये चीज आ जाएगी ac, y2 माइनस y1। तो मेरा एसी तो मेरा आ गया, चलो मैंने कहा परपेंडिकुलर तो मेरा आ गया। मैंने कहा बेस भी मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मैंने देखा बेस भी मिल रहा है। मैंने कैसे देखा, मैंने देखा ये चीज मेरी पूरी x2 है, मतलब यहां से लेके पूरी यहां तक, देखो यहां से लेके पूरी यहां तक x2 है मेरी, यहां से लेके यहां तक पूरी x2 है, और यहां से लेके यहां तक हमारी x1 है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये चीज मेरी x1 हो गई। तो मैं x2 में से x1 माइनस कर दूंगा तो मेरी ये चीज नहीं आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक का क्या मतलब है, यहां से लेके यहां तक सेम ही तो चल रहा है, ये चीज और ये चीज सेम ही है। तो ये चीज आ गई तो मतलब ये चीज भी आ गई, तो मतलब मेरा BC क्या आ गया, BC इक्वल टू आ गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारा AC, AC क्या है हमारा y2 माइनस y1, अपॉन में BC क्या है हमारा, BC हमारा बेस है, तो अपॉन में x2 माइनस x1 हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। हमारा स्लोप का क्या फॉर्मूला निकला, स्लोप इज इक्वल टू एक होता है हमारा टेन थीटा, एक स्लोप क्या होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये चीज याद रख लेना, बहुत काम आएगी। सही है। अब गाइस देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, इसकी डेरिवेशन क्या होती है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बना कैसे। ओके अब ये देखते हैं। जैसे गाइस हमारी देखो दो लाइंस हैं, एक लाइन L है और एक लाइन M है, इनका कुछ इंक्लिनेशन एंगल भी होगा। मैंने आपको बताया था इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, जो भी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही होती है ना वो इंक्लिनेशन एंगल होता है। जैसे इसका एंगल क्या हुआ, ये L वाली लाइन का, इसको जैसे मैंने मान लिया α1, सही है। ऐसी जो M वाली लाइन है इसका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसको जैसे मैंने कुछ भी मान लो, जैसे α2 मान लिया मैंने, जो मर्जी मान सकते हैं, और इस वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया, जो ये वाला एंगल है ना ये, इसको मैंने थीटा मान लिया, और जो ये वाला एंगल है इसको मैंने फाई मान लिया। तो अब देखो करते हैं आगे। अब गाइस देखो आप सबने पढ़ी हुई है एक चीज, जैसे देखो हमारा कोई एक ट्रायंगल होता था, ये जैसे हमारा कोई ट्रायंगल है मान लो, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या होता था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल नहीं होता था। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ये एंगल 3 हो जाता था। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, हमारा जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती थी। ऐसे ही अब देखो ये वाला ट्रायंगल, देखो जैसे ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, इसको जैसे नाम दे दो A, इसको नाम दे दो A, इसको दे दो B, इसको नाम दे दो C,
ए बी सी ट्रायंगल में देखो हमारा थीटा प्लस अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू नहीं है, जैसे देखो ऐसे ही तो बन रहा है ये हमारा थीटा है, ये हमारा अल्फा वन है और ये हमारा अल्फा टू है, तो थीटा प्लस अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू नहीं हो जाएगा? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, थीटा प्लस अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू लिख सकता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा अल्फा वन को अगर मैं इधर ले जाऊं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है? एक सेकंड का वेट करना बस। देखो मैंने सोचा अल्फा वन को इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू माइनस अल्फा वन हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड ना टेन लगा देता हूँ, बोथ साइड में टेन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा टू माइनस अल्फा वन। अब देखो मैंने थीटा इस साइड क्यों रखा और अल्फा वन इधर क्यों ले गया था, क्योंकि मुझे टेन थीटा का फॉर्मूला निकालना है, टेन थीटा का फॉर्मूला नहीं, इसलिए मैंने सोचा था कि थीटा को अलग कर दूंगा और फिर टेन लगा दूंगा तो मेरा टेन थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखो बोथ साइड मैंने टेन तो निकाल लगा दिया, अब मुझे पता है देखो ये एक तरह से टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, टेन एक्स माइनस वाई का हमारा फॉर्मूला नहीं होता था, टेन एक्स माइनस वाई, याद करो क्या होता था, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन में वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ये हमारा फॉर्मूला नहीं होता था। तो ये भी चीज ऐसी तो है, टेन अल्फा टू माइनस अल्फा वन, ये एक तरह से ऐसी तो है। तो यहाँ पे टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन अपॉन में वन प्लस टेन अल्फा टू इंटू में टेन अल्फा वन, सही है? तो ये हमारा टेन थीटा आ गया। अब ध्यान से सोचो, जो भी हमारे इंक्लिनेशन एंगल होते थे, जैसे हमारे इंक्लिनेशन एंगल है ना अल्फा वन और अल्फा टू, जब भी हम इसके आगे टेन लगा देते थे तो ये हमारा स्लोप बन जाता था ना। जो भी हमारे इंक्लिनेशन एंगल है इनके आगे जब हम टेन लगा देते हैं, जब जब हम ये अल्फा वन को टेन अल्फा वन लिख देंगे तो टेन अल्फा वन क्या होता है, स्लोप होता है। ऐसे हम इसको टेन अल्फा टू जब लिखेंगे, ये हमारा अल्फा टू एंगल है ना, अल्फा टू एंगल को हम जब हम टेन अल्फा टू लिखेंगे तो ये इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, एम वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, टेन अल्फा टू, मतलब एम टू क्या होगा इसका, टेन अल्फा टू, और इसका एम वन क्या होगा, इसके स्लोप को जैसे मैं एम वन मान रहा हूं, एम वन क्या होगा, टेन अल्फा वन, सही है? मैं टेन अल्फा टू की जगह एम टू लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, और ऐसी टेन अल्फा वन की जगह एम वन लिख सकता हूं, एम टू माइनस एम वन अपॉन में वन प्लस टेन अल्फा टू की जगह क्या लिखना है, फिर एम टू लिखना है, एम टू टेन अल्फा वन की जगह क्या लिखना है, एम वन लिखना है, एम वन लिख दिया हमने। तो ये टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम टू एम वन। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे मॉड्यूलस लगा है, यहाँ पे तो मॉड्यूलस नहीं लगा, ये क्या चक्कर है? अब इसका चक्कर बताता हूं मैं आपको। देखो ये मेरा थीटा था, यहाँ पे थीटा था, अगर मुझे फाई निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने आपको बताया फाई मेरा होता है, फाई को अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 180 में से माइनस कर दूंगा थीटा को, 180 ये पूरा एंगल है, 180 में से मैं थीटा वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो फाई आ जाएगा ना मेरा, तो 180 माइनस थीटा कर दिया मैंने तो मेरा फाई आ गया। अब सेम ऐसे ही इसकी बोथ साइड टेन लगा दो, क्या आ जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू टेन 180 माइनस थीटा। अब याद करो टेन 180 माइनस थीटा क्या होता था हमारा, ये ऐसे होता था और यहाँ पे सारे ऑल साइन प्लस होते थे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे ऑल साइन प्लस होते थे ना, ऑल साइन प्लस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। याद करो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था उसमें ऑल साइन प्लस होते थे, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के होते थे। तो देखो ये जो हमारा 180 माइनस थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 माइनस थीटा, 180 मैंने आपको बताया है ये 180 होता है, ये वाली चीज 180 होती है, 180 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो मतलब हमारा ये वाला क्वाड्रेंट आ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा जो ये आएगा 10 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा, तो टेन फाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस का टेन थीटा, और टेन थीटा की हमने वैल्यू निकाल रखी है, टेन थीटा की वैल्यू ये रही हमारी, तो हमारा क्या आ गया, टेन फाई इज इक्वल टू माइनस का एम टू माइनस टेन थीटा की जगह ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ उसमें, एम टू माइनस एम वन अपॉन में वन प्लस एम टू एम वन। देखो जब भी हम थीटा निकाल रहे हैं, ये वाला जब भी हम थीटा निकाल रहे हैं तो हमारी पॉजिटिव में एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम टू एम वन आ रहा है, जब भी हम फाई निकाल रहे हैं तो हमारा नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम टू एम वन। पर हमारे मैथमेटिशियंस ने इसके आगे मॉडुलस क्यों लगाया, ये चीज तो दोनों जगह सेम है, पर इसके आगे इन्होंने मॉडुलस क्यों लगाया, मॉडुलस इसलिए लगाया था इन्होंने ताकि हमारे ना क्वेश्चंस करने इजी हो जाए, इससे ना हमारी ईज आ गया था क्वेश्चंस करने में। देखो मैं समझाता हूँ कैसे, जैसे मान लो हमारी अभी इसकी वैल्यू आई वन, ठीक है, अभी समझ लो मॉडुलस नहीं लगा हुआ, मॉडुलस नहीं लगा हुआ, अभी समझो ये ऐसे ही है, टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन में वन प्लस एम टू एम वन।
अगर वो सिर्फ इसको ऐसे ही लिखते और मेरी अगर पॉजिटिव वैल्यू आती इसकी, M2 M1 की जगह सारी वैल्यूज डालते हम और इसकी मेरी समझ लो पॉजिटिव वैल्यू आती है, जैसे पॉजिटिव का 1 आता, पॉजिटिव 1 लिखो या 1 लिखो, ऐसी बात है। तो टेन थीटा अगर इज इक्वल टू मेरा 1 आया ये, तो मैं इसकी जगह क्या करता, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो मैं इसकी जगह ऐसे कर लेता, 1 को मैं 1045 लिख देता, 1045 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 आ गया, 10 से 10 को ऐसे काट दिया तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मेरा आंसर आ जाता। देखो इजी हो गया ना। अगर देखो मेरी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती तो मेरे को ना थोड़ा लंबा करना पड़ता। देखो अगर मेरी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती समझ लो मेरी आता टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको जब मैंने मान लो ऐसे, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो -1 आया, ऐसे कुछ भी मान लो, मैंने समझा -1 आया, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब जब नेगेटिव वैल्यू हुई है ना, देखना सम कितना लंबा हो जाएगा। हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया था, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए पॉजिटिव वैल्यू इस मॉड्यूलस इसलिए लगाया था ताकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आए। अब देखो नेगेटिव वैल्यू आई है ना, देखो सम लंबा होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू -1 आया, टेन थीटा इज इक्वल टू -1, अब 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1045। तो अब देखो 10 से 10 नहीं कटेगा, जब भी यहाँ पे नेगेटिव आया था तो 10 से 10 हम ऐसे नहीं काट सकते, तो हम क्या करते हैं इसको चेंज करते थे। याद करो चैप्टर 3 में हम चेंज कर देते थे। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको मैं पॉजिटिव में बनाना चाहूंगा, मैं इसको ना ऐसे बनाऊंगा, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 10 ऐसे कुछ बन जाए, 10 यहाँ पे कुछ आ जाए, तो 10 से एक तरह से हम 10 को काट देंगे। ऐसे कभी भी गैस काट के दिखाते नहीं है पेपर में, बस हम मन में काटते हैं इसको, मैंने आपको समझाया हुआ ये चीज। तो 10 से हम 10 को ऐसे काट देंगे तो हमारा थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। तो मुझे अब इसको 10 में बनाना है, ये नेगेटिव साइन हटाना है। कैसे हटाऊंगा, देखो अब देखो यहाँ पे सम लंबा हो रहा है ना, सबको पता लग रहा है सम लंबा हो रहा है। यहाँ पे देखो हमने सीधा 10 से 10 को ऐसे काट दिया था। अब यहाँ पे हमने हमारा स्टेप बढ़ रहा है। देखो क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव 10 कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 10 नेगेटिव होता है ना यहाँ पे, तो इसको मैं किसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने सोचा इसको ऐसे लिख देता हूँ 180 - 45, 10 180 - 45, तो माइनस का आ जाएगा, इसका आंसर खुल के माइनस का 10 45 ही आएगा। तो देखो मेरा ये आ गया 10 थीटा इज इक्वल टू 10 180 - 45। तो 10 से मैं 10 इसको मैंने ऐसे काटा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 में से 45 माइनस कर लो तो मेरा ये आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 135। तो थीटा मेरा यहाँ से ऐसे आया। यहाँ पे देखो हमारे को स्टेप बढ़ाना पड़ा, लंबा करना पड़ा। कई बच्चों का ना पेपर में ऐसे दिमाग भी नहीं चलता कि इसको यार ऐसे कैसे करें, तो ये चीज इन्होंने काट दी। इन्होंने सीधा इसके आगे मॉड्यूलस लगा दिया, क्योंकि इन्होंने मॉड्यूलस इसलिए लगाया क्योंकि जो भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन्होंने सोचा कि पॉजिटिव वैल्यू ही आए, नेगेटिव वैल्यू ना आए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। वरना डेरिवेशन तो बिल्कुल हमारी ये और ये यहाँ तक ही है। इन्होंने मॉड्यूलस इसलिए लगाया ताकि हमारे क्वेश्चंस करने में ईज आ जाए बस। ये जो गाइस मैंने दोनों डेरिवेशन कराई है ना इस वीडियो में, इससे पहले वाली डेरिवेशन और ये वाली डेरिवेशन, ये दोनों डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। मैंने ये इसलिए करा दिया क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर हमें करवा दो, हमें मतलब जनरल नॉलेज के लिए सीखनी है, तो मैंने करवा दी है। जिसको करनी है कर लेना, जिसको नहीं करनी वो बेझिझक छोड़ देना, पेपर में नहीं पूछी जाएगी। ओके, थैंक यू।